हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम घटना सार का पार्ट 4 कवर कर रहे हैं। इससे पहले 3 और पार्ट हो चुके हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। और इसी के साथ जो है राष्ट्रीय वाला और अंतर्राष्ट्रीय वाला जितना भी घटनाक्रम दिया हुआ था, जो थोड़ा सा बड़ा करके दिया रहता है, उसको सब हम शॉर्ट में यहाँ इसी वीडियो के साथ कवर कर ले रहे हैं। और उसके बाद जो है आर्थिक वाला थोड़ा सा बचता है, उसको करेंगे। तो मेन जो पॉइंट हैं बड़े वाले जिसको शॉर्ट करना होता है वो यहीं पर हो जा रहे हैं सभी। तो इसको अच्छे से देखेगा। ये बाकी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, यूपी पीसीएस आरओ के अलावा भी जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करेंगे। जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं ये घटनासार वाले, ये बाकी के जो मंथली करंट अफेयर हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं जिसके आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, टेस्ट हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो सब आपको यूपी पीसीएस आरओ और जो कंबाइंड पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको एक डिटेल भेजी जाएगी जिसमें सभी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या कैसे मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, पूरा प्रोसेस उसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल कौन सा है? तो ये अभी जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दुबई यूएई में स्थित है, ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल है। नेक्स्ट बात करेंगे, जहाँ पे फैक्ट की जरूरत होगी वहाँ फैक्ट सिर्फ देखेंगे, जहाँ पे और भी कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा वो भी कवर करेंगे। टीसीएस के पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना कहाँ पे की गई? तो टीसीएस ने अपना पहला ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर बनाया ला डिफेंस क्षेत्र में, जो कि फ्रांस में स्थित है, पेरिस में। सीधे सीधे आपसे यही पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है या फिर पेरिस दिया जा सकता है। ये ला डिफेंस क्षेत्र अगर थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछा गया तो ये कहा जा सकता है कि कहाँ पे स्थित है, क्योंकि चर्चा में रहा। तो ये ला डिफेंस क्षेत्र पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग आई है। ये रैंकिंग जो है इसका आधार क्या है? तो एसडीजी के आधार पर इसको जारी किया गया है। सभी एसडीजी के हिसाब से उसको रैंक बनाई गई है। तो इसमें जितने भी संस्थान शामिल हैं उसमें सबसे ज़्यादा भारत के संस्थान शामिल है। 105 संस्थान इस रैंकिंग में भारत के केवल शामिल हैं। विश्व के इसमें 2152 हैं, उसमें से भारत के 105 हैं। मतलब टोटल रैंकिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। और समग्र रैंकिंग में फर्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी आई है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, वो नंबर 1 पे है ओवरऑल में। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है। कौन सी रैंकिंग है ये? टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये। नेक्स्ट है जो प्रमुख बिंदु हैं भारत के हिसाब से, जैसे अलग अलग एसडीजी में अलग अलग रैंक भी बनाई गई है। तो एसडीजी 3 जो कि है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, इसमें शीर्ष 100 में जो है भारत का भी संस्थान शामिल है, जो कि जगत गुरु श्री शिवरात्रीश्वर यानी जेएसएस उच्च शिक्षा संस्थान जो कि मैसूर का है, ये भी इसमें शामिल है। किस वाले कैटेगरी में? तो अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली वाले में। एसडीजी 6 क्या है? तो स्वच्छ जल और स्वच्छता, इसमें जो है सेकंड पे आई है सूलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि हिमाचल प्रदेश का है। मतलब स्वच्छ जल और स्वच्छता में नंबर 1 पे, ओवरऑल में सेकंड स्थान इसका है। लेकिन अगर भारत के हिसाब से बात की जाए तो एसडीजी 6 में नंबर 1 है सूलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय। इतना डीप में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये जो एसडीजी वगैरह है ये सब इस हिसाब से आप देखेंगे तो कभी अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया गया एसडीजी 6 जैसे क्या है, एसडीजी 4 क्या है, शिक्षा की बात इसमें की गई है, और अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए कि स्वच्छ जल और स्वच्छता या फिर एसडीजी 6 के हिसाब से जो रैंकिंग आई है उसमें भारत की तरफ से नंबर 1 पे कौन है? तो सूलिनी जैव प्रौद्योगिकी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सूलिनी जो विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, क्योंकि ये सब विश्वविद्यालय चर्चा में हैं इसलिए पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एसडीजी 4 जो है, एसडीजी 4 में जो थर्ड है ओवरऑल में वो है अमृता विश्वविद्यापीठम जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी है। अमृता विश्वविद्यापीठम याद रखिएगा। एसडीजी 4 क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंधित है ये। एसडीजी 5 यानी लैंगिक समानता में 15th नंबर पे, ओवरऑल में 15th नंबर पे है ये, और भारत की तरफ से पहले नंबर पे मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी जो कि कर्नाटक की है। फिर एसडीजी 10 में जो असमानताओं में कमी के बारे में है, एसडीजी 10 इसमें 6 नंबर पे है कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अब इसको याद कैसे रखना, इतना हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया हो, तो बस इतना याद रखिए। एसडीजी 3 में जेएसएस है जो कि मैसूर का है, और एसडीजी 6 में कौन है नंबर 1? भारत की तरफ से। अब ओवरऑल में कितना है ये मत याद रखिए, भारत की तरफ से ये नंबर 1 पे है सूलिनी। फिर एसडीजी 4 में जो है अमृता विश्वविद्यापीठम है, एसडीजी 5 में मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी है, और एसडीजी 10 में जो है कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान है जो कि उड़ीसा में स्थित है। इस तरह से अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है लैंगिक समानता सूचकांक 2024 जो कि विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के द्वारा इसको जारी किया गया। इस सूचकांक के आयाम क्या क्या है, किसके आधार पर इसको जारी किया गया है? तो महिलाओं को आर्थिक भागीदारी और अवसर,
सेकंड है यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, फिर राजनीतिक सशक्तिकरण। इन 4 क्षेत्र के आधार पर इसको जारी किया गया। आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण। अब इसमें भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान है 129। 2023 में भारत का स्थान था 127। अभी स्थिति और खराब हो गई है, 129वें स्थान पे भारत पहुंच गया है। नंबर 1 पे फिर से आइसलैंड है, सेकंड पे फिनलैंड है, थर्ड पे नॉर्वे है, फिर न्यूजीलैंड, फिर स्वीडन। टॉप 5 यहाँ पर याद रखिए, खास करके टॉप 3 जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी अरेंज करने को आ जाता है और ये थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में रहता है लैंगिक समानता सूचकांक, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसलैंड, फिर फिनलैंड, फिर नॉर्वे, लास्ट में है इसमें सूडान। लास्ट में सूडान 146 नंबर पे। जो लास्ट रैंक होती है उतने ही टोटल कंट्री उस रिपोर्ट में शामिल किए गए रहते हैं। तो पूरी रिपोर्ट में 146 कंट्री शामिल है, तो 146 नंबर पे सूडान है। और एक ही नंबर मतलब सेकंड लास्ट है पाकिस्तान, याद रखिएगा 145 पे है पाकिस्तान, सेकंड लास्ट है ये। नंबर 1 पे आइसलैंड, नंबर मतलब लास्ट पे है सूडान, और भारत का नंबर है 129। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन किया गया है। ये जो है इसमें कौन कौन इस अलायंस में शामिल है, तो भारत शामिल है, यूएसए, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ। याद रखिएगा भारत, यूएसए, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस में शामिल हैं। और इस अलायंस की पहली बैठक भी अभी हुई है, कहाँ पे हुई है, तो यूएसए में हुई है, सैन डियागो में। ये पहली बैठक जो है बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन के दौरान हुई थी 3 जून 2024 को। तो ये पहली बैठक कहाँ पे हुई है, यूएसए में हुई है। बस इतना याद रखिए। कौन कौन से देश शामिल है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि नया अलायंस बना है। तो भारत, यूएसए, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। अगला बात करेंगे 21वीं सांग्रीला वार्ता अभी जो है ये किस लिए होती है और कहाँ पर ये होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी इसको कहा जाता है, और एशियाई सुरक्षा से संबंधित ये वार्ता है सांग्रीला वार्ता। सांग्रीला नाम का एक होटल है सिंगापुर में, वहीं पे सम्मेलन होता है, वहीं पे वार्ता होती है। इस बार भारत का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था। नेक्स्ट है स्लोवेनिया सहित नॉर्वे, आइसलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है। तो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले भी राज्य बने स्लोवेनिया, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। बस इतना ही याद रखिए इसमें, और बहुत ज़्यादा डीप में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 आई है। इसको जो है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध के द्वारा इसको जारी किया गया है, UNODC के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि 2015 से 21 के दौरान गैंडा और देवदार दो सबसे ये सबसे प्रभावित पशु और वनस्पति थे जो वन्यजीव व्यापार से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। अवैध रूप से जो व्यापार होता है, तो गैंडा का सर्वाधिक व्यापार हुआ था अवैध, और देवदार वृक्ष का। तो पशु में गैंडा और वनस्पतियों में देवदार, ये याद रखिएगा, एक रिपोर्ट है ये। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की सूची आई है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के 300 उद्यमियों, नेताओं और जो प्रमुख अग्रणी लोग होते हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। भारत की तरफ से सर्वाधिक जो है 86, मतलब सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से 86 प्रविष्टियाँ इसमें गई थी, मतलब सबसे ज़्यादा लोग इसी के शामिल थे, भारत के ही। और प्रमुख व्यक्ति इसमें कौन है अंडर 30 में, जिनकी एज 30 वर्ष से कम होती है, वो प्रमुख लोग इसमें रखे जाते हैं। तो अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा इसमें शामिल हैं। अब इनके बारे में पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित हैं, तो ये अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा जो है स्टैटिक इंडिया के सह संस्थापक हैं। स्टैटिक इंडिया के सह संस्थापक कौन है, अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा। इसके अलावा भाग्यश्री जैन, ये डिस्पोजल कंपनी की संस्थापक है, भाग्यश्री जैन। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है जो प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब सीधे सीधे क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा कि कौन था इसमें टॉप 30 में, कई लोग शामिल थे भारत के, लेकिन जो है ये अक्षित बंसल, राघव अरोड़ा और भाग्यश्री जैन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनकी कंपनियां भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची जो है जारी की गई है। इसको न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा संकलित किया गया है। इसमें सबसे अमीर शहरों में नंबर 1 पे है न्यूयॉर्क USA का, और एशिया का सबसे अमीर शहर की बात करें तो टोक्यो है। सबसे ओवरऑल में न्यूयॉर्क है, और एशिया की बात करेंगे तो टोक्यो जो कि जापान का है, ओवरऑल में टोक्यो 3rd है। भारत की तरफ से सबसे अमीर मुंबई है, जो कि ओवरऑल रैंकिंग में 24 नंबर पे है। भारत की तरफ से नंबर 1 है मुंबई, और ओवरऑल में ये 24 पे आता है। और सेकंड पे आएगा भारत की तरफ से दिल्ली, जो कि ओवरऑल में 37 आता है। मुंबई की रैंक 24 है और दिल्ली की रैंक 37 है ओवरऑल में, और भारत की तरफ से ये पहले और दूसरे नंबर पे है। और ओवरऑल की बात की जाए तो न्यूयॉर्क पहले नंबर पे है। नेक्स्ट बात करेंगे स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। 31वां फिनलैंड था, अब 32वां हो गया है स्वीडन।
और स्वीडन की मान्यता के आड़े तुर्की और हंगरी आ रहे थे, जो जिन्होंने अब सहमति दे दी है, तो इसलिए ये स्वीडन को मान्यता मिल गई है नाटो की। नाटो के अब टोटल सदस्य 32 हो गए हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। विश्व का पहला ज्ञात ब्लू होल खोजा गया है, जो एक सिंक होल होते हैं जल के नीचे, मतलब समुद्र के नीचे जो सिंक होल होते हैं उन्हीं को ब्लू होल कहा जाता है। तो इसका नाम है जो सबसे गहरा है तामजा ब्लू होल। ये इसकी जो गहराई है वो 420 मीटर या फिर 1380 फीट, कुछ भी कहा जा सकता है, इतनी है। और ये कहाँ स्थित है? तो युकाटन प्रायद्वीप, मैक्सिको के दक्षिण, युकाटन प्रायद्वीप पर मैक्सिको के दक्षिण पूर्व तट पर चेतुमल खाड़ी में स्थित है। जो युकाटन प्रायद्वीप आपने देखा होगा, उत्तरी अमेरिका का अगर महाद्वीप देखें तो ये जो ऐसे बना हुआ होता है इस तरह से, तो यहीं पर स्थित है ये युकाटन प्रायद्वीप में ही, प्रायद्वीप के पास ही ब्लू होल। इसका नाम है तामजा ब्लू होल। और इससे पहले जो सबसे गहरा माना जाता था वो संसा योंगले माना जाता था, जिसको ड्रैगन होल भी कहा जाता था, जो कि दक्षिणी चीन सागर में स्थित था। अभी सेकंड पे हो गया ड्रैगन होल। फिर बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा हुई थी 22 से 23 जून 2024 के बीच में। प्रमुख बिंदु इसमें क्या क्या रहे? तो अगले 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए की सहायता भारत करेगा भूटान की। पेट्रोलियम उत्पादों में निर्बाध आपूर्ति का समझौता हुआ है। ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र से संबंधित समझौता है। अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित भी एक समझौता हुआ है। भारत की मदद से निर्मित थिम्पू के अस्पताल ग्याल त्युएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल वहाँ पर एक खोला गया है। ये अजीब सा अगर नाम आएगा तो अगर पूछा जाए वांगचुक वगैरह लगा रहेगा, तो ये थिम्पू जो कि भूटान की राजधानी, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो भी मिला है। ये याद रखिएगा, ये ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो कहाँ का सम्मान है? तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी को हाल में मिला। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। नंबर 1 पे इस बार फिर से फिनलैंड है। स्कोर है इसका 7.741। और ये जो जितना 10 के पास रहते हैं स्कोर, उतने ही सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो सबसे हैप्पी में फिर से फिनलैंड आ गया है, फिर डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है। टॉप 3 जरूर याद रखिएगा, बल्कि टॉप 5 याद रखिए, क्योंकि इजराइल 5वें नंबर पे है। इजराइल को जब रैंक मिली है तो ये ज़्यादा पूछ लिया जाता है, क्योंकि इजराइल को बहुत हैप्पी देश माना नहीं जाता है, लेकिन इस रैंक में रखा गया है। पहले फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड, फिर स्वीडन, फिर इजराइल। तो यहाँ पे याद रखिएगा एकदम अच्छे से टॉप 5 को। 143 मतलब लास्ट पे कौन है? तो अफगानिस्तान है। टोटल 143 कंट्रीज मतलब टोटल इंडेक्स में शामिल थे, और लास्ट में 143 पे ही है अफगानिस्तान, जिसका स्कोर है 1.721। भारत का ही रैंक कितना है हैप्पीनेस में? तो 126 रैंक है भारत की। 143 देशों में 126 रैंक है। स्कोर है भारत का 4.054। ये रैंक है, मतलब स्कोर है भारत का। स्कोर भी याद रखिएगा भारत वाला जरूर, 4.054, क्योंकि ये हैप्पीनेस वाला इंडेक्स बहुत ज़रूरी होता है। भारत की रैंक 126 है, स्कोर है 4.054। नंबर 1 पे फिनलैंड है, लास्ट में है अफगानिस्तान। और पिछली बार भारत की रैंक कितनी थी? तो 136 थी। इस बार 126 है। 6 मानक के आधार पर इसको जारी किया गया है। पहला है प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार पर धारणा। ये सब जो है ये हैप्पीनेस के आधार बने, मतलब मानक बनाए गए, जिसके आधार पर इसको जारी किया गया है। एकदम याद रखिएगा 6 मानक कौन कौन से हैं? प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार पर धारणा। फिर ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने? इनका नाम है लाई चिंगते। लाई चिंगते जो हैं ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिर एक सूचकांक आया है जिसका नाम है यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024। इसको जो है WEF यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। नंबर 1 पे कौन है यात्रा पर्यटन में? तो अमेरिका है, सेकंड पे स्पेन है, थर्ड पे जापान है। नंबर 1 पे अमेरिका है, और लास्ट में है माली जो 119 नंबर पे है। टोटल 119 देश इसमें शामिल है, मतलब यही हुआ इसका। तो 119वें नंबर पे है माली। भारत की इसमें रैंक है पर्यटन में 39। भारत की रैंक है 39। नंबर 1 पे कौन है? USA है, और लास्ट में कौन है? माली है। भारत की रैंक है 39। एकदम याद रखिएगा इसको। और कुछ दूसरे कुछ प्रतिस्पर्धा इसमें अलग अलग टाइप की भी हुई है, जिसमें भारत को मूल्य प्रतिस्पर्धा में भारत को 18वीं रैंक मिली है। कुछ अलग अलग भी इसमें इसके तहत ही इसके अंडर में इंडेक्स जारी किए जाते हैं। वायु परिवहन में 26वीं रैंक मिली है, और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 25वीं रैंक मिली है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। पर्यटन में भारत का 39 है, नंबर 1 पे अमेरिका है, सेकंड पे स्पेन है, थर्ड पे जापान है। फिर बात करेंगे, यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले AI कानून को मंजूरी दी। बस इतना याद रखिए, यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले AI कानून को मंजूरी दी है।
डेंगू के नए टीके TAK-003 को WHO ने मंजूरी दी है, जो कि 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए है। TAK-003 डेंगू का ये टीका है और इसको जो है क्यूडेंगा वैक्सीन कहा जा रहा है, क्यूडेंगा वैक्सीन। इसको किसने बनाया है? तो सनोफी पास्चर ने इसको बनाया है, कंपनी, फार्मा कंपनी सनोफी, उसके द्वारा इसको बनाया गया है डेंगू के टीके को। इसका नाम क्या है? TAK-003। नेक्स्ट है, यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा जारी किया गया है। 10 साल का ये वीज़ा है, ब्लू रेजिडेंस वीज़ा। और इसको जो है यूएई की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रवासों में जो महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए जारी किया गया है। पर्यावरण संबंधी जो व्यक्ति हैं जो योगदान देते हैं उनके लिए इसको 10 साल का वीज़ा जारी किया गया है, जिसका नाम है ब्लू रेजिडेंस वीज़ा। और यूएई की गवर्नमेंट इन्वायरमेंट के लिए इस समय थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, इसीलिए यूएई की गवर्नमेंट ने 2023-24 को ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी के रूप में भी घोषित किया है। ये भी याद रखिएगा, 2023-24 को यूएई गवर्नमेंट ने ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी ईयर घोषित किया है। एकदम ये याद रखिएगा कि ये जो ब्लू रेजिडेंस वीज़ा है कितने साल के लिए दिया जाएगा? तो 10 साल के लिए दिया जाएगा। किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित ईयू का पहला कानून आया है। 1 से 5 वर्ष की सज़ा मिलेगी महिलाओं के प्रति जो हिंसा वगैरह होती है उसके लिए। 1 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा इसमें दी जा सकती है, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट है ईयू मतलब यूरोपीय यूनियन, ये याद रखिएगा, यूरोपीय यूनियन का ही कानून है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी IOM के द्वारा इसको जारी किया गया है प्रवासन रिपोर्ट। इसमें सर्वाधिक प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा बाहर से पैसा, हमारे जो प्रवासी भारत से बाहर गए हैं वो जो पैसा भेजते हैं उसमें नंबर 1 पे भारत है, सेकंड पे मैक्सिको है, थर्ड पे चीन है। पहले नंबर पे भारत, फिर मैक्सिको, फिर चीन। और हमारे जो प्रवासी हैं सबसे ज़्यादा किस देश में जाते हैं, किस देश में रह रहे हैं, कार्यरत हैं? तो यूएई में सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं, दुबई वगैरह में। तो सेकंड पे है अमेरिका में, थर्ड पे है सऊदी अरब। यूएई, फिर अमेरिका, फिर सऊदी अरब। मेनिंजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो नाइजीरिया जो है ये मेनिंजाइटिस का टीका इसने बनाया है। इसका नाम है इस वैक्सीन का MEN5CV वैक्सीन का नाम है। मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में होने वाली खतरनाक सूजन को कहा जाता है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से संबंधित है मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है, नाइजीरिया जो है एक अफ्रीकी देश है, याद रखिएगा। WHO के द्वारा पेशेंट सेफ्टी राइट सेंटर चार्टर का शुभारंभ किया गया है। पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर बनाया गया है WHO के द्वारा। और ये जो है एक सम्मेलन हुआ था पेशेंट सेफ्टी के ऊपर, जो कि चिली में हुआ था, सैंटियागो में। वहीं पे ये चार्टर प्रस्तुत किया गया है। पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर सैंटियागो की बैठक में प्रस्तुत किया गया। सैंटियागो चिली की राजधानी है। विश्व का व्यस्तम हवाई अड्डा में नंबर 1 पे कौन आया है? तो अटलांटा, जो कि अमेरिका का हवाई अड्डा है, सबसे व्यस्तम माना गया है। सेकंड पे है दुबई, जो कि यूएई का हवाई अड्डा है। भारत का व्यस्तम कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का, ये भारत की तरफ से नंबर 1 पे है। वैसे विश्व में 10वें नंबर पे है और विश्व में पहले नंबर पे अटलांटा है। भारत की और ये जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है ये 10वें नंबर पे है ओवरऑल में। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। ये 2000 इसमें कहा गया है इस रिपोर्ट में कि 2022 के दौरान भारत में वायरल हेपेटाइटिस के 3.5 लाख मामले सामने आए थे। ये सब आप मेंस में डाल सकते हैं, ये सब पॉइंट्स वगैरह जो हैं। तो 3.5 लाख मामले थे, जिसमें से 1.23 लाख की मौत हुई थी। और सर्वाधिक ये जो भारत में हेपेटाइटिस के मामले ये सबसे ज़्यादा हैं। और वैश्विक स्तर पर ये जो मामले थे 3.5 लाख, ये वैश्विक स्तर में जितने भी मामले थे उसका 11.6% केवल भारत में थे। और नंबर 1 पे भारत था, सेकंड पे चीन था। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों संस्थानों की जो QS रैंकिंग जारी की गई है। इसमें ओवरऑल में जो नंबर 1 पे है वो है JNU। ओवरऑल रैंकिंग में ये 20 नंबर पे है, वैसे ये नंबर 1 है। अब इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करें, ये QS रैंकिंग है। इंजीनियरिंग कॉलेज में नंबर 1 पे IIT बॉम्बे है QS के हिसाब से, और सेकंड पे IIT दिल्ली, थर्ड पे IIT मद्रास है। IIMs में QS रैंकिंग में जो IIM अहमदाबाद है ये पहले नंबर पे है, फिर IIM बेंगलोर है। बस इतना ही याद रखिए। इंजीनियरिंग में नंबर 1 पे बॉम्बे, और IIM में अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद, और आर्ट्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ओवरऑल में भारत की तरफ से JNU पहले नंबर पे है और ओवरऑल में ये 20 नंबर पे है। आगे बात करेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया है। फ्रांस के संगठन जो NGO है वहाँ की, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया गया है 3 मई 2024 को, जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 1 पे है फिर से नॉर्वे, और स्कोर इसका है 91.89।
सेकंड पे डेनमार्क, फिर स्वीडन। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन जो है ये रैंक में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं प्रेस में। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन एकदम याद रखिएगा। लास्ट पे है एरिट्रिया, लास्ट वाला याद रखिए। 180 इसमें मतलब टोटल जो है प्रेस वाले में 180 देश शामिल थे। पहले नंबर पे नॉर्वे, लास्ट में एरिट्रिया, और भारत का नंबर है 159 और स्कोर है 31.28। अति गंभीर स्थिति में रखा गया है भारत को। 40 से कम जिसके भी स्कोर है उसको अति गंभीर में रखा गया है, और भारत का 31 स्कोर है। पिछले वर्ष जो है 161 रैंक थी भारत की, इस बार 159 रैंक है, 2 अंकों का सुधार हुआ है, तो ये याद रखिएगा। 161 पिछली बार थी, इस बार 159 है। प्रेस की बात की जा रही है, प्रेस में जो है लगभग सभी देशों को इसमें बहुत खराब ही रैंकिंग मिली है। यूरोपीय जो देश हैं उनको अच्छी रैंकिंग मिली है प्रेस स्वतंत्रता में। आगे बात करेंगे, विश्व सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट आई है। सिपरी जो है स्वीडन बेस्ड एक संस्था है, स्वीडन की संस्था है, और इसके द्वारा कहा गया है कि सर्वाधिक आयात, हथियार आयात में नंबर 1 पे फिर से भारत है, फिर सेकंड पे सऊदी अरब है, फिर कतर है। नंबर 1 पे जो हथियार आयातक में देश में नंबर 1 पे भारत है। सैन्य खर्च और हथियार खर्च में, सैन्य हथियार जो खर्च होते हैं या सैन्य सेना पर जितना भी खर्चा किया जाता है उसमें नंबर 1 पे अमेरिका है। हथियार आयात में नंबर 1 पे भारत है, और सैन्य खर्च में नंबर 1 पे अमेरिका है, सेकंड पे चीन है, फिर रूस है, फिर भारत है। चौथे नंबर पे भारत है सैन्य खर्च में, और हथियार आयात में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट बात करेंगे, 2023 की बात करें तो जो टोटल विश्व में सैन्य खर्च हुआ था वो वैश्विक जीडीपी का 2.3% था। टोटल विश्व का जितना भी सेना पर खर्चा हुआ था वो पूरे विश्व की जीडीपी का 2.3% था। ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है, सिपरी की रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां 100वां सदस्य कौन बना है, तो क्रमशः स्पेन जो है 99वां बना है, 100वां बना है पराग्वे। बस इतना याद रखिए, कई बार हम रिपीट कर चुके हैं। इसका मुख्यालय कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, तो गुरुग्राम में है। 2015 में ये बना था। नेक्स्ट बात करेंगे, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 जारी किया गया है। ये ब्रिटिश समाचार पत्र द इकोनॉमिस्ट के द्वारा इसको जारी किया गया है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। इसमें नंबर 1 पे नॉर्वे है, सेकंड पे न्यूजीलैंड है, थर्ड पे आइसलैंड है। लोकतंत्र में मतलब सबसे अच्छा लोकतंत्र कहाँ का माना गया है, तो नॉर्वे का। और यहाँ पे लास्ट में कौन सा है जिसका लोकतंत्र सबसे खराब, मतलब तानाशाही यहाँ पर मानी गई है, तो उत्तर कोरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान। सबसे लास्ट में है उत्तर कोरिया। फिर भारत की रैंक कितनी है लोकतंत्र में, तो 41 रैंक है भारत की, स्कोर है 7.8। द इकोनॉमिस्ट के द्वारा इसको जारी किया गया है। पहले नंबर पे सबसे अच्छा लोकतंत्र है नॉर्वे का, सबसे खराब लोकतंत्र है उत्तर कोरिया का, मतलब लोकतंत्र है ही नहीं, यहाँ तानाशाही है। भारत की रैंक है 41। और इसमें जो रैंक बनाई गई है, 4 श्रेणियाँ इसमें बनाई गई हैं रैंक्स में। तो पहला है पूर्ण लोकतंत्र, स्कोर जो होगा वो 8 से ज़्यादा होगा स्कोर। यहाँ भारत का कितना है, तो भारत का है 7.8, तो 8 से ज़्यादा नहीं है, तो मतलब खामियों वाले लोकतंत्र में शामिल है, 6+ वाले में। फिर हाइब्रिड, मतलब भारत को खामियों वाले लोकतंत्र में शामिल किया गया है। हाइब्रिड में मतलब न तानाशाही है न लोकतंत्र है, 4+ स्कोर रहेगा तो हाइब्रिड में है। तानाशाही 2+ स्कोर रहेगा तो तानाशाही वाले देश में आ जाएगा। विश्व में पूर्ण लोकतंत्र केवल 24 देशों में है, जो कि टोटल कंट्रीज का 14.4% है। केवल 14.4% देशों में पूर्ण लोकतंत्र है, यानी 24 देशों में पूर्ण लोकतंत्र है, बाकी में नहीं है। भारत की रैंक याद रखिएगा, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक है 41। पहले नंबर पे है नॉर्वे। जारी कौन करता है, द इकोनॉमिस्ट। आगे बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की यूएई और कतर की यात्रा हुई 13 से 15 फरवरी के बीच में। इसमें जो है यूएई के प्रवासी एक भारतीय कार्यक्रम था अहलान मोदी, उसमें मोदी जी ने हिस्सा लिया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें एआई श्रेणी में भारत को सम्मानित किया गया। एआई जो गवर्नमेंट होती है, बहुत सारी योजनाएं भारत में एआई के थ्रू चल रही हैं, तो उसके लिए भी सम्मानित किया गया यहाँ पर। उसके बाद फिर है यूएई अबू धाबी में, यूएई के मतलब यूएई में अबू धाबी जो है वहाँ पर हिंदू मंदिर बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया इन्होंने। इसके अलावा रुपे कार्ड और यूएई का जयवान, इसको जोड़ने पर समझौता हुआ है। रुपे कार्ड को और जयवान को, जो कि यूएई से संबंधित है, इसको जोड़ने पर बात हुई। फिर गेल इंडिया लिमिटेड ने यूएई के एडनॉक के साथ 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी आपूर्ति के लिए 10 साल का समझौता किया है। तो गेल इंडिया और एडनॉक का समझौता हुआ किस लिए, एलएनजी के लिए। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए समझौता हुआ है। फिर है यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने पीएम मोदी को अपनी लिखी पुस्तक माई स्टोरी गिफ्ट की है। कतर के माई स्टोरी किसकी पुस्तक है, तो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की। कतर के अमीर, यहाँ पर अमीर जो है राष्ट्रपति से संबंधित है, अमीर लिखा जाता है वहाँ पर, शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। तो कतर के अमीर कौन है, शेख तमीम बिन अहमद अल थानी जो है, इनसे बातचीत की मोदी जी ने।
और कतर के बारे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कतर भारत का सर्वाधिक 48% LNG आपूर्ति करता है। टोटल जो LNG भारत में ली जाती है उसका 48% कतर देता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में सातवां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? तो स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। कहाँ पर आयोजित हुआ? ये पर्थ में। पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न वाले हिस्से में है ये। नेक्स्ट है इसमें कौन कौन शामिल हुए थे? तो रानिल विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, पेंगी बोंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हैं, विवियन जो कि सिंगापुर के विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। तो श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, भारत इसमें शामिल थे। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ हिंद महासागर सम्मेलन? तो ये पर्थ में आयोजित हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आया है। इसमें नंबर 1 पे कौन है? मतलब सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? तो डेनमार्क है, इसका स्कोर 90 है। मतलब नंबर 1 पे है डेनमार्क, सेकंड पे है फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर नॉर्वे, फिर सिंगापुर। मतलब सबसे कम भ्रष्ट है डेनमार्क, और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कौन है? जो 180 देश टोटल शामिल है, तो सोमालिया को सबसे लास्ट रैंक दी गई है सबसे ज़्यादा भ्रष्ट वाले में। फिर भारत जो है ये 93 नंबर पे है। पिछली बार 85 नंबर पे था भारत, अभी स्थिति और ख़राब हो गई है, 93 नंबर पे आ गया है भारत 85 से। याद रखिएगा, भ्रष्टाचार में 93 नंबर पे भारत, पहले नंबर पे डेनमार्क। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 आया है, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब 10 किलोमीटर चलने पर पैदल चलने में सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे लग रहा है? तो लंदन में लग रहा है, लगभग 37 मिनट वहाँ पे लगते हैं। तो ये याद रखिएगा। ये जो है जो ट्रैफिक के ऊपर है, यहाँ पर मिनट वगैरह भूल जाइए, बस इतना याद रखिए। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ से लग रहा है, कहाँ तक जाने में? तो वो लंदन में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, सबसे धीमा शहर माना जा रहा है यूके का। फिर मतलब ओवरऑल पूरा विश्व में सेकंड पे है डबलिन जो कि आयरलैंड का है, फिर टोरंटो कनाडा का है। भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पे लगता है? तो बेंगलुरु में। ओवरऑल पे ये 6वें नंबर पे है। सोच लीजिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगता होगा। ओवरऑल में ये 6वें नंबर पे है। फिर सेकंड पे है भारत की तरफ से पुणे, जो कि ओवरऑल में 7वें नंबर पर है। तो 6 और 7 नंबर पर बेंगलुरु, पुणे, और भारत की तरफ से पहले नंबर पे है। ओवरऑल में पहले नंबर पर लंदन है। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ जनवरी में। कहाँ पे आयोजित हुआ ये? तो ये कंपाला में हुआ। कंपाला युगांडा की राजधानी है। युगांडा अफ्रीका का एक देश है, लैंडलॉक कंट्री है ये। विषय इसका क्या था? तो इस साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, ये इसका उद्देश्य था और विषय था। अध्यक्षता किसने की थी? तो युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसेवेनी ने। बस इतना याद रखिएगा, नाम, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को नाम बोलते हैं। तो नाम का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? जनवरी 2024 में, तो युगांडा में हुआ था। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये जो नाम है इसका कोई सचिवालय नहीं है, कोई ऐसा कुछ चार्टर वगैरह भी इसका नहीं है। बस इतना याद रखिए कि एक बहुत बड़ा संगठन है। नेक्स्ट बात करेंगे, काबो वर्डे ने WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल किया है, प्राप्त किया है। काबो वर्डे जो है अफ्रीका का एक देश है। मॉरिशस, अल्जीरिया के बाद ये प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश बना है। मलेरिया मुक्त का सर्टिफिकेट मॉरिशस को मिल गया अफ्रीका में, और अल्जीरिया को मिल गया, अब काबो वर्डे को मिल गया है। तो अफ्रीका के 3 कंट्री जो है मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं, मॉरिशस, अल्जीरिया और काबो वर्डे। नेक्स्ट है ब्रिक्स, अब 10 देशों का संगठन हो गया है 1 जनवरी 2024 से। और ये जो है एक बैठक हुई थी जोहान्सबर्ग में, जब बैठक हुई थी यहाँ पर, जब सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, वहीं पर जो है ये देश सभी शामिल किए गए थे। इसमें अर्जेंटीना भी शामिल था, लेकिन बाद में वो राष्ट्रपति वगैरह चेंज हुए तो वो बाहर हो गया, उसने इनकार कर दिया शामिल होने से। तो नए सदस्य कौन कौन से बने हैं? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जो है शामिल हुए हैं ब्रिक्स में। पहले से भारत था, रूस था, ब्राज़ील था, चीन, साउथ अफ्रीका इसमें पहले से थे, और अब मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई भी शामिल हो गए हैं। तो टोटल 10 कंट्री हो गए हैं ब्रिक्स में। 2024 वाला जो सम्मेलन है ब्रिक्स वाला, वो कहाँ पे होगा? तो कजान में होगा। कजान जो कि है रूस में। इससे पहले कहाँ पे हुआ था जहाँ पे ये सब शामिल हुए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, अब रूस में होगा। तो इतनी चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। और ये पार्ट 4 था, सभी पार्ट देख लीजिएगा जितने भी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये सभी नोट्स आपको यूपी पीसीएस RO जो कंबाइंड पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे RO ग्रुप डिटेल्स या कंबाइंड ग्रुप डिटेल्स या यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल, तो आपको भेज दी जाएगा। उसमें सभी चीज़ें लिखी हुई है, कैसे ज्वाइन करना है, पूरा प्रोसेस बताया गया है। इसके अलावा सभी जितने भी मंथली वाले करंट अफेयर भी उसी में हैं, और बाकी के जो हैंड रिटेन नोट्स होते हैं, जो टेस्ट वगैरह होते हैं, वो सब आपको उसी में मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।